जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने हिंदी व पुष्पेंद्र के यूट्यूब चैनल पे। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे और सेशन को लाइक कर देंगे, कमेंट करके बताएंगे आपको जो डेली क्लास मिल रही है हिंदी की, वहां से कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और मेहनत से पढ़ते रहें हमारे साथ। आपको एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चनों से पढ़ते रहें, अच्छे से देखते रहें। फिर मैं मैच कराऊंगा, डिट्टू क्वेश्चन ना मिले एग्जाम में तो हमसे कहिएगा। बस आप लोग मेहनत से पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें और लगातार प्रयास जारी रखें। क्यों? सफलता के लिए निरंतरता बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी बनाए रहें और पढ़ते रहें। तो पहला क्वेश्चन है बच्चा, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1520 में, या 1554 में, या 1680 में, 1550 में। बताएं तुलसीदास का जन्म कब हुआ था बच्चा? तो तुलसीदास जी का जन्म हुआ था बच्चा 1554 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग बताएंगे कि तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था। तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? तो कल के क्वेश्चन में मैंने बताया था तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था बच्चा? राम बोला। क्या याद रखेंगे? राम बोला। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताना है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? पहला ऑप्शन है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है डॉक्टर रामविलास शर्मा, तीसरा है पंडित रामचंद्र शुक्ल और चौथा है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा। तो आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है बच्चा? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, यानी पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, आदिकाल को क्या कहते हैं? वीर गाथा काल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में पूर्व मध्यकाल को क्या कहते हैं? सभी लोग बताएंगे। काल को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? पहला है मागधी, दूसरा है सौरसेनी, तीसरा है अर्धमागधी, चौथा है नागर अपभ्रंश। तो हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है बच्चा? ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है। ठीक है, कितने अपभ्रंश है बच्चा? तो 7 अपभ्रंश है। पहला सौरसेनी अपभ्रंश जिसमें आती है पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी गुजराती, दूसरा है ब्राह्मण अपभ्रंश जिसमें सिंधी आती है, अगला है पैसाची अपभ्रंश जिसमें पंजाबी और लहंदा आती है, और अगला है मागधी अपभ्रंश, सामने ऊपर लिखा है मागधी में आती है बिहारी, उड़िया, असमिया और बांग्ला, और अगला दिया है अर्धमागधी अपभ्रंश जिसमें आती है पूर्वी हिंदी। ठीक है, तो सारे अपभ्रंशों को याद रखेंगे। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्र कवि कहलाते हैं? पहला है हरिवंश राय बच्चन, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त और चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। तो राष्ट्र कवि की उपाधि किसको दी गई है बच्चा? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, यानी मैथिली शरण गुप्त को क्या कहते हैं? राष्ट्र कवि कहते हैं। ये उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, कबीर दास की भाषा थी खड़ी बोली, सदुखड़ी या कन्नौजी या ब्रज? सभी को पता है कबीर दास की भाषा क्या थी? सदुक्कड़ी थी। इनको क्या बोलते हैं? पंचमेल खिचड़ी भी बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, सदुक्कड़ी। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है, वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? ऑप्शन ए है अवधी, बी है ब्रजभाषा, सी है खड़ी बोली, डी है देवनागरी। तो हिंदी का प्रचलित रूप क्या है बच्चा? खड़ी बोली है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ठीक है, खड़ी बोली कैसे बोली जाती है? तो जो हम लोग शुद्ध हिंदी में बोलते हैं उसी को खड़ी बोली कहते हैं, जिसको गांव में लोग क्या कहते हैं? अंग्रेजी। जैसे हम जा रहे हैं, हम कल लखनऊ जाएंगे, हमने पढ़ लिया है, इस तरीके से जो बोली जाती है मानक भाषा, इसी को कहते हैं खड़ी बोली। और गांव में इसको लोग क्या कहते हैं? अंग्रेजी कहते हैं। अवधी कैसे बोली जाती है? तो अवध क्षेत्र में बोली जाती है, ये अवधी बोली जाती है। जैसे लखनऊ हो गया, सीतापुर हो गया, और उन्नाव हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, रायबरेली हो गया, इनमें कौन सी बोली जाती है? अवधी बोली जाती है। ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? तो ब्रजभाषा बोली जाती है बरेली में बोली जाती है, और मथुरा में बोली जाती है, एटा में बोली जाती है, मैनपुरी में बोली जाती है, बदायूं में बोली जाती है, अलीगढ़ में बोली जाती है। ठीक, आगे अगला हम लोग देखेंगे, सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है देवनागरी, देवनागरी लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती है? और देवनागरी लिपि का आविष्कार किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि हमारे किस आर्टिकल में बताई गई है कि हिंदी की लिपि देवनागरी होगी? इन सारे
क्वेश्चनों के जवाब दें, मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। मैंने बताया था 4 भाषा परिवार होते हैं। एक है भारोपीय भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है आष्टिक भाषा परिवार, चौथा है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो भारोपीय भाषा परिवार में बच्चा 75% लोग भारोपीय भाषा परिवार की भाषा बोलते हैं, और द्रविड़ भाषा परिवार में 25% लोग द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा बोलते हैं, ठीक है। और आष्टिक की कितने बोलते हैं, तो 1.3% लोग जो है वो आष्टिक में हैं, और चीनी तिब्बती में कितने, तो 0.7% चीनी तिब्बती में। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा बताएं सभी लोग। तो हिंदी बच्चा भारोपीय भाषा परिवार की, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। द्रविड़ भाषा परिवार में भाषाएं आती हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। भारोपीय और द्रविड़, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है। शब्द की है, भाषा की है, वाक्य की है या अक्ष की है। तो ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई होती है बच्चा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। अगला देखेंगे हम लोग, अगर पूछ लें कि सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है, तो वो वाक्य होती है। अगर पूछ ले सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है, तो बच्चा शब्द होती है। अगर पूछ ले पूर्ण सार्थक इकाई क्या होती है, तो वाक्य होती है। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है लघुत्तम वाग ध्वनि किसको कहते हैं। तो लघुत्तम वाग ध्वनि किसको कहते हैं बच्चा, वर्ण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्ण। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बताना वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। वर्ण की मात्राएं, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, या ध्वनि का परिमाण, या वर्णों का क्रम। तो वर्णमाला में मात्रा का अर्थ होता है वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को वर्णमाला में मात्रा का अर्थ होता है वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को ही मात्रा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है। सलाई, पेट, पंकज या उपटन। तो रूढ़ शब्द होता है जिसके खंड या टुकड़े करो तो 2 सार्थक अर्थ निकलेंगे। जैसे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेट। तो पेट को अलग करेंगे तो पे अलग हो जाएगा और टा अलग हो जाएगा। ना तो पे का कोई अर्थ होता है, ना तो टा का अर्थ होता है, इसलिए पेट कैसा शब्द हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है निम्नलिखित में से कौन योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द, पहला ऑप्शन है पुष्प, दूसरा है पंकज, तीसरा है कुमुदनी, चौथा है कमल। योग रूढ़ शब्द बच्चा कौन से होते हैं, जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं, यानी जो विशेष होते हैं, जो कोई अलग तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं, उनको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, बहुब्रीहि समास के उदाहरण के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी पंकज को क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द। यानी पंकज, पंक में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। पंक मतलब कीचड़ होता है। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में कौन योग रूढ़ शब्द है। पहला योद्धा, दूसरा असुर, तीसरा दशानन और चौथा राक्षस। तो योग रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा, जो विशेष शब्द है उसको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो दशानन, दशयानन, जिसके अर्थात रावण, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शिक्षक, विद्यार्थी, मंत्री या महेंद्र। जो किसी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा को कहते हैं पर्सनल नाउन। जो किसी एक प्रॉपर नाउन को, ठीक है, प्रॉपर नाउन जो होती है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो किसी एक के लिए प्रयोग की जाती है उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जातिवाचक जो अनेक के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसमें एक क्या है, महेंद्र। तो महेंद्र में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। शिक्षक, विद्यार्थी और मंत्री, इन तीनों में कौन सी हैं। तो इन तीनों में बच्चा है संज्ञा जातिवाचक। क्योंकि शिक्षक से तो शिक्षक पूरी जात हो जाएगी, जितने भी शिक्षक हैं सभी हो जाएंगे। विद्यार्थी तो जितने भी विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थी हो जाएंगे। मंत्री जितने भी मंत्री हैं सभी मंत्री आ जाएंगे। तो ये जातिवाचक होंगे। महेंद्र क्या है, व्यक्तिवाचक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में बताना है आपको बचपन, शैशव, मित्रता, अहंकार, स्वतंत्र, देवत्व, ये शब्द कौन से हैं। तो ये बच्चा कौन से होते हैं, सभी को पता है। बचपना, मित्रता, अहंकार, स्वतंत्र, देवत्व, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। तो उसे बच्चा क्या कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हमने डिफिनीशन लिखाई है, पढ़ लेना, उसको क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17।
17 में बताना तू, तुम, आप आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। तो तू, तुम, आप यानी जो वक्ता श्रोता के लिए प्रयोग करता है उसको क्या कहते हैं, मध्यम पुरुषवाचक, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम जो वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है खुद के लिए, और मध्यम जो वक्ता श्रोता के लिए प्रयोग करता है, वक्ता और श्रोता मिलकर के जो किसी तीसरे के लिए प्रयोग करते हैं उसे अन्य पुरुष कहते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बताना आपको कल वह विद्यालय जाएगा। इस वाक्य में सर्वनाम है, कल है, वह है, विद्यालय है, जाएगा। तो सभी को पता है सर्वनाम क्या होते हैं, वह, यह, वह, ए, वे। ठीक है, तो जो, सो, जैसा, वैसा, ये सब सर्वनाम होते हैं। तो कल वह विद्यालय जाएगा तो क्या हो जाएगा इसमें सर्वनाम, वह विद्यालय हो जाएगा यानी ही। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वह क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम कितने होते हैं बच्चा, तो सर्वनाम 11 होते हैं। अगर पूछ ले सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं तो प्रकार 6 होते हैं। ठीक है, कौन 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 सर्वनाम होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है। कोई, आप, मैं, वे। तो सभी को पता है कोई ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं, संज्ञा की, सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम की, कारक की। तो विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं प्यारे बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखेंगे 21 नंबर। 21 में बताना है जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या होता है। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है या विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और जो विशेष की विशेषता बताता है यानी जो विशेषता होती है, क्वालिटी होती है, वो विशेषण होता है। और जो विशेषता जिसकी बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। नीचे दिए गए जोड़ों में कौन में से जो सही नहीं उनको छांटिए। वर्ष, वार्षिक, वन, वन्य, व्यवसाय, व्यावसायिक, वंदना, वंदनी। ठीक है, ये यानी आपको बताना है ये विशेषण सही बने हैं या गलत बने हैं, इनमें से कौन सा गलत है। कमेंट करेंगे सभी लोग इसका जवाब। और आपको पता है 10 से 11 मिनट में हम 20 से 22 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो इतनी आराम से समझाते भी हैं और 20 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा देते हैं। इससे आपका क्या होता है, जो भी पीछे की हिंदी है वो भी सारी रिवाइज होती रहती है। सबको जो भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम सारे उसकी डिटेल बता देते हैं। तो आप लोग इस क्लास को डेली शाम को 7 बजे अटेंड जरूर किया करें। और एक सुबह 7 बजे क्लास होती है जीएस की, तो ये दोनों क्लास जरूर अटेंड करें, आपको परीक्षाओं में बहुत ही लाभ मिलेगा। पढ़ते रहें मेरे साथ, बने रहें, मेहनत करते रहें, एक ना एक दिन सफलता निश्चित रूप से जरूर मिलेगी। बस आप अपना 100% ईमानदारी से दें। ठीक है, उत्कर्ष तो देव के अधीन है, यानी उत्कर्ष जो है वो भगवान की इच्छा से होता है, लेकिन हम लोगों का परम कर्तव्य है कि हम लोग अपना संघर्ष और प्रयत्न निश्चित रूप से करते रहें। ठीक है, तो हम लोग जब कर्म करेंगे तो फल जरूर मिलेगा। ठीक है, मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद दोस्तों।